स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी आपके सामने हाजिर है। CSS 2025 की प्रिपरेशन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं और पाकिस्तान भर से स्टूडेंट्स एडमिशन्स ले रहे हैं। आजकल एडमिशन्स ओपन है और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल सेंड करें। CSS 2025 की क्लासेस पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हैं। पेपर 1 जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे राइटिंग का है और पेपर 2 प्रेसियन कॉम्पोजिशन का है। इसमें पेपर 1 जो ऐसे राइटिंग का है इसके साथ में प्रेसी राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री करवाता हूँ। इसके अलावा प्रेसियन कॉम्पोजिशन में भी प्रेसी राइटिंग और कंप्लीट पेपर की प्रिपरेशन होती है। पेमेंट आपकी वन टाइम, दोबारा आपने कुछ पे नहीं करना। फरवरी 2025 तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और ये पेमेंट, ये जो फी है, फी चार्जेस जो है ये इतने कम है कि पूरे पाकिस्तान में इतने कम फी में कोई भी CSS नहीं पढ़ा रहा। एक चीज और है कि मैं जब ऐसे राइटिंग करवाता हूँ तो ऐसे लिख कर दिखाता हूँ, दूसरे चैंपियंस की तरह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स देकर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे दिया और फिर ऐसा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, मगर मैंने तो टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी भाई, अब आप जाने और आपका काम जाने। ऐसा नहीं है। तवेद नकवी एक एक स्टेप खुद करके दिखाता है। मैं आउटलाइन बनाने से लेकर उससे पहले डॉन रीडिंग भी शामिल है इसमें। मैं डॉन के ओपिनियंस आर्टिकल्स रीड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसमें से ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद बाकायदा आउटलाइन बनाकर दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उस आउटलाइन की अकॉर्डेंस में ऐसे लिख कर दिखाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सारा काम मैं खुद करके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स को असाइन करता हूँ कि अब आपकी बारी। इससे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो समझ जाते हैं कि जो हमें पढ़ा रहा है उसे खुद भी करना आता है। एक ओपन चैलेंज मैंने किया कि जनाब पूरे पाकिस्तान में इतनी कम फी में कोई भी CSS की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा है। और दूसरा ओपन चैलेंज ये है कि इस तरह से नहीं करवा रहा है कि पहले खुद करके दिखाए। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल चाहिए फी के बारे में और क्लासेस की टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में या किसी भी किस्म की डिटेल चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 0316316786 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझसे डिटेल मालूम कर सकते हैं। डेमो की बात करते हैं बहुत से बच्चे कि जनाब हमें डेमो देखना है, हमें जानना है। तो अव्वल तो मेरा यूट्यूब चैनल मेरा डेमो, आप मेरा यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उस पर CSS की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैं ग्रामर और लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैंने एक CSS की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके मैं किस तरह से काम करता हूँ और करके दिखाता हूँ और फिर उनसे करवाता हूँ। रीडिंग डॉन, डॉन में अब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे होते हैं। फ्रंट पेज, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल नहीं भाई, सिर्फ एक चीज है ओपिनियंस। डॉन में एक पेज है उसका टाइटल है ओपिनियन और एक पेज है उसका टाइटल है एडिटोरियल। ओपिनियन और एडिटोरियल ये दो पेज आपके लिए बने हैं। ये दो पेज बने हैं आपके लिए, इनको रीड करें। और डॉन न्यूज़पेपर खरीदने के लिए कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं भाई। इंटरनेट पर डॉन ओपिनियन लिखें, बस गूगल में जाके डॉन ओपिनियन लिखें, आ जाएगा सामने।
रेलेवेंट टॉपिक पर ओपिनियन सेलेक्ट करें और पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, मैं ये करता हूँ, मेरा तरीकाकार ये है कि मैं एक आर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ, उसे रीड करता हूँ क्लास में, ताकि रीडिंग का सलीका भी आपको आए। नंबर एक, आप पहले ये तो देखें रीडिंग सर पर कैसे रहे। रीडिंग के साथ साथ आपको उसमें पॉइंट्स मिलना शुरू होंगे अपने टॉपिक से रेलेवेंट। उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते जाएं, नोट करते जाएं, और जब वो पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे तो सूरत हाल ऐसी बनेगी। मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं जब ऐसे लिखवा रहा था, ये देखिए, यस, अभी देखिए मैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ऐसे लिखवा रहा था, और ये सारे पॉइंट्स जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, शायद अब नजर आ रहे हो आपको। हाँ जी, स्क्रीन आ गई ना सामने, अब चैट मेरे सामने खुली हुई है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमने आपस में डिस्कस करके, फाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एक आर्टिकल नहीं कई आर्टिकल पढ़े थे हमने, और हर आर्टिकल को पढ़ के उसमें से पॉइंट्स जो है निकाल निकाल कर यहाँ पर साइड पर इकट्ठे करते जा रहे थे और उनकी नंबरिंग करते जा रहे थे। ये पॉइंट्स हम जमा करते जा रहे थे सारे, और उसमें से एक फाइल खोली है मैंने अभी, एक फाइल और है इसकी, इतने ही पॉइंट्स और हैं। ठीक है ना, ये देखिए सारे पॉइंट्स जमा करते जा रहे हैं। हर पॉइंट पर हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कशन करके हम लैंग्वेज को चेंज भी कर रहे थे, और पॉइंट्स को इलेबोरेट कर रहे थे, तो नए पॉइंट्स बन रहे थे वो भी इसमें ऐड कर रहे थे। ये वर्किंग बहुत जरूरी है। जब आप ये वाली वर्किंग करते हैं तो आपके पास कंटेंट गैदर होता है माइंड में, ब्रेन में। इसके बाद फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं इस तरह से। ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है, पहले कौन सा पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद कौन सा पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, कौन कौन से सबऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जो अंडर दी हेडिंग ऑफ एनी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आने चाहिए, तो इस तरह से उनको सेट करते हैं। कौन से इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं उनको ऊपर लेकर आते हैं। कैन यू प्लीज शेयर दिस फाइल, हाँ पीडीएफ पे आपको शेयर कर दूंगा, वेट करें, अभी क्लास एंड हो जाए तो शेयर कर देता हूँ। तो ये सारी वर्किंग हम करते हैं आपस में मिलकर, मैं और आप, हमसे मुराद मैं और आप। इस वर्किंग के नतीजे में हमारी आउटलाइन बनना शुरू होती है। आउटलाइन मैंने अभी आपको दिखाई थी। जब आउटलाइन बन जाती है तो फिर हम उस आउटलाइन के अंदर से एक एक पॉइंट उठाते जाते हैं और उसके ऊपर पैराग्राफ बनाते जाते हैं। अब एक पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें से दो सेंटेंस आप ऐड करते हैं, एक सेंटेंस अख्तर हुसैन, एक सेंटेंस फैसल इकबाल बताएंगे, एक सेंटेंस हुमा बताएंगे, दो सेंटेंस मैं बताऊंगा। इन सब चीजों को कलेक्ट करके एक पैराग्राफ बनाएंगे खूबसूरत। ये वर्किंग हम सब मिलकर कर रहे होंगे पहली दफा में। पहली दफा में ये वर्किंग हम सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर आपको लिखना भी आ जाएगा। फिर मैं आपको बताता भी रहूंगा यहाँ ये टेंस यूज होना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट रूल नंबर एक, सेल्फ इंटरेस्ट। अब देखो, अब जरा गौर से सुनना यार, गौर से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी? मैं बताता हूँ, एक दो रीजन तो मुझे ही पता है, फिर मैं बताता हूँ आपको कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के पीछे रीजन क्या है। देखो, इफ यू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ पास्ट, मैं पास्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ हिस्ट्री के लिए। इफ यू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ पास्ट, यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। है ना, बड़ी अजीब सी बात। अगर आपके पास माजी टू बिकम डोमिनेंट, बिल्कुल सही अख्तर हुसैन, अगर आपके पास माजी की बारे में, बर्ट्रैंड रसल, यस नवीद सुलेमान, राइट, माय फेवरेट राइटर बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल फ्यूचर प्रिडिक्ट करता था, क्यों? क्योंकि उसे पास्ट पता था। अगर आपके पास तारीख का इल्म, आप तारीख जानते हैं डिटेल में, गहराई में, तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होता है माजी में ये इवेंट्स हुए थे, और इन इवेंट्स का कॉन्सिक्वेंटली ये नतीजा निकला, और हाल में यही इवेंट्स दोबारा रूनुमा हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में वही कॉन्सिक्वेंस निकले, वही रिजल्ट निकले जो पहले भी निकला था। तो ये ईजी हो जाता है आपको। जैसे एक वालिद साहब अपने बच्चे को रोकते हैं, भाई ऐसा मत करो नुकसान होगा, तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, उन्होंने ऐसा किया था, उन्हें नुकसान हुआ था, या उन्होंने किसी को ऐसा करते देखा था और उसे नुकसान हुआ था, इसलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो वो पास्ट जानते हैं, इसलिए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे रीजन अब मैं बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, जिसने पहली बार हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब होता है, बॉम्ब इन्वेंट किया था। बॉम्ब, मेरा असल में सीधा हाथ जो है
वो सही तरह से नहीं चल रहा है, पूरी तरह से तो कार वर्किंग में नहीं आया, इसलिए टाइपिंग एरर होगी। सिनेरियो, अब द थर्ड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो जो है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये हेडिंग हम ले आएंगे सेंटर, ठीक है ना। उसके बाद आउटलाइन की हेडिंग होगी, फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ नहीं लिखना है, ये आउटलाइन बन रही है सिर्फ। जैसे किसी बुक का कंटेंट्स पेज होता है ना, जिसपे कंटेंट्स लिखे होते हैं, बस आपने अपने ऐसे के कंटेंट्स यहाँ लिखने हैं, दिस इज कॉल्ड दी आउटलाइन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो पॉइंट्स आप लेते जाएंगे डिस्कशन के लिए, वो पॉइंट्स आप यहाँ लिखते जाएंगे, और ये इस तरह से पूरी एक आउटलाइन बनेगी। ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट आपने लिया, जैसे ये आर सोसाइटी प्रोमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल डोमिनेशन बाय गिविंग प्रेफरेंस टू बॉयज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। अब ये पॉइंट नंबर 3 आपने लिया है, तो इसका ABC, ये इसके जो है सबऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, जो इसी के अंडर में आते हैं। तो हम जो है इन पर भी एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे। तो ये ABCD करके है। फिर फोर्थ हमने ले लिया द इक्वालिटी ऑफ और इवन द नोशन ऑफ इट इज बिलोंग टू वेंस। अब इसमें ABCD हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ये कैसे बने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कैसे बने? तो ये पॉइंट्स बनाने के लिए हम करते क्या, अब देखिए मैं डिस्कस करता हूँ जो हमारा मेरा मेथड है करवाने का। ये पॉइंट्स कहाँ से बने, तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। जनरली चैंपियन लोग जब ऐसे राइटिंग स्टार्ट करवाते हैं, अब चैंपियन मैं किन्हें कह रहा हूँ अभी तो चल जाएगा आपको। यूट्यूब पर बड़े चैंपियन लोग आ रहे हैं ऐसे राइटिंग के लेक्चर लेकर, और एकेडमीज में बड़े चैंपियन लोग होते हैं ऐसे राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। तो वो सबसे ज्यादा दो चीजों पर शोर मचाते हैं। दो ऐसी चीजें हैं जो नाम उनको आ गए हैं, वो नाम उन्होंने दो सीख लिए और उसके ऊपर बेतहाशा शोर मचा रहे होते हैं। नंबर वन इज, आप भी शायद अग्री करें मेरी बात से, नंबर वन इज द थीसिस स्टेटमेंट। हो थीसिस स्टेटमेंट का नाम इतना खतरनाक है कि सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगा, थीसिस स्टेटमेंट सही बनाओ, थीसिस स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नंबर एक, ठीक है ना। ऐसे राइटिंग में इसको बड़ा लोग। नंबर टू, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये एक ऐसा लफ्ज हमने सीख लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बस ऐसे राइटिंग करनी है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। तो भाई इन दो चीजों से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करेंगे जब ब्रेन खाली होगा? आपके पास नॉलेज ही नहीं है एक टॉपिक के बारे में आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, और आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो बस ब्रेन स्टॉर्मिंग विद द वॉल। मैं ऐसे कहता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग विद द वॉल। आप दीवार के साथ टकरे मारते रहे बस, कुछ भी नहीं होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे थोड़ी होती है यार, ब्रेन स्टॉर्मिंग से पहले कुछ करना पड़ता है। यस अब्दुल मनान, यू राइट, गुड रीडिंग। आइए उस टॉपिक पर, उस थीम पर, उस कंटेंट पर आप पहले रीडिंग करें। CSS का स्टूडेंट पता नहीं क्यों रीडिंग नहीं करता। रीडिंग इज एसेंशियल, नॉट नेसेसरी, एसेंशियल। नॉलेज अबाउट द, एक ऐसे लिखना होता है। ये देखिए, ये 10 ऐसे हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। ये 10 ऐसे, 10 में से किसी एक टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना है। पहले तो टॉपिक देख लें किस तरह के हैं। लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस, वन। सेकंड है, न्यू वॉर फ्रंट्स लाइव इन इकोनॉमिक जोन्स। नंबर 3 है, उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। फोर्थ है, आर्ट फॉर पीस। फिफ्थ है, ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट। नंबर 6 है, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। सेवेंथ है, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। एट्थ है, समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। ठीक है ना। और हाँ जी, ठीक। Democracy and illiteracy do not move together. Number 8 है, sometimes we do not see what we see. Number 9, expanding information technology, a curse or blessing. Number 10 है, classrooms decide the future of the nation. अब देखिए इनमें से कुछ टॉपिक्स बहुत ही कॉमन है, जैसे डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। तो इसका मेजर जो थीम है वो डेमोक्रेसी है और इलिटरेसी है। दो थीम्स को मिलाया नहीं है और टॉपिक बनाया है।
कि जनाब डेमोक्रेसी और लिटरेसी एक साथ नहीं चल सकते। इसी तरह से एक टॉपिक बड़ा आसान सा है, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कर्स ऑफ ब्लेसिंग, बहुत ही आसान टॉपिक था, ठीक है ना। तो इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। थीम भी दे दिया इन्होंने, बजाय इसके कि ये टॉपिक देते, थीम दे दी। और क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, बड़ा मजेदार टॉपिक है। इसके अलावा मैं अगर होता इस टेस्ट में तो यकीनन ऐसे नंबर 4 अटेम्प्ट करता, आर्ट फॉर पीस। ये बड़ा मजेदार टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस थीम के अंदर है। एक चीज होती है थीम, जैसे थीम है डेमोक्रेसी, अब उससे रिलेटेड टॉपिक क्या बनेगा। जैसे यहाँ टॉपिक बन गया डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, है ना, ये टॉपिक है। जैसे थीम होता है एजुकेशन, लेकिन अगर टॉपिक आ गया लिटरेसी या लिटरेसी के बारे में, जाहिर है फिर वो टॉपिक बन जाएगा। जैसे थीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब उससे टॉपिक क्या बना, ब्लेसिंग और कर्स, ये टॉपिक बन गया, ठीक है ना। तो हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि थीम क्या होता है, टॉपिक क्या होता है। हम एक थीम लेकर चलेंगे तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स बनाएंगे, ठीक है। अमूमन जो है वो जो थीम्स होते हैं जिन पर ऐसे लाजमी आता है तकरीबन हर साल ही, वो आर्ट से रिलेटेड होता है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड होता है, लिटरेसी से रिलेटेड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है, या लिटरेचर से रिलेटेड होता है। अब इंग्लिश लिटरेचर पर आता रहा है ऐसे, ये कई साल में पहली मरतबा हुआ कि उर्दू लिटरेचर पर आता, तो अच्छी बात है। तो हमें किस तरह से चलना है, हम एक थीम लेंगे, उसके ऊपर फिर ऐसे बनाएंगे और उससे सीखेंगे। लेकिन सवाल क्या है, पहले ये समझिए। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल पर बच्चे जोर नहीं देते, बल्कि अमूमन जो है वो ऐसे का टॉपिक लेते हैं और लिखने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए चंद बातों का ख्याल रखना है। सवाल नोट जो लिखा है ना, नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नोट है मेक एन आउटलाइन, पहले तो आउटलाइन बनाइए, यानी ऐसे अभी लिखना शुरू नहीं किया आपने, आप पहले आउटलाइन बनाइए, ठीक है। एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, आउटलाइन अलग चीज है, ऐसे अलग चीज। तो ऐसे लिखने से पहले आपको उसकी आउटलाइन बनानी, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। पहले मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी और छोड़ दिया जाओगे जब आपको करो, नहीं। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने के बाद खुद करके दिखाऊंगा, एक आउटलाइन बना के दिखाऊंगा आपको, और आउटलाइन बनाने के बाद फिर आपसे आपको डिफरेंट टॉपिक्स की आउटलाइन बनाने को दूंगा। इसी तरह से हम ऐसे राइटिंग के अंदर करेंगे। एक ऐसे लिखने के लिए आउटलाइन को फॉलो करके कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे किस तरह लिखते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, और फिर आपसे कहूंगा कि अब आप 2500 to 3000 वर्ड्स का ऐसे होता है। लेकिन अगर आपने 2000 वर्ड्स का भी अच्छा ऐसे लिख लिया है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने 3000 वर्ड्स का क्या 3500 वर्ड्स का लिख दिया लेकिन अच्छा नहीं लिखा, तो फिर मार्क्स की उम्मीद भी ना करें। यहाँ क्वालिटी ऑफ एसे पर डिपेंड करता है सब कुछ, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है। ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, जैसे एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन से मुराद क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, आप अपने एसे को, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं। फिर आर्गुमेंटेशन, बात जगहों पर आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है एक ही एसे के अंदर। बाद बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखें या डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखें या नैरेटिव ऐसे लिखें, मैं कहता हूँ भाई एक टाइप का पूरा ऐसे नहीं होगा। एक ही ऐसे के अंदर आर्गुमेंट्स भी आएंगे, डिस्क्रिप्शंस भी आएंगी, नरेशन भी आएगी, ठीक है ना, और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये चूंकि एक लॉन्ग ऐसे है, ये कोई ऐसा ऐसे नहीं है कि 200 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का है तो चलो भाई खाली आर्गुमेंटेटिव लिख दिया काफी है, नहीं। इसकी में कहीं आपकी टोन आर्गुमेंटेटिव होगी, कहीं डिस्क्रिप्टिव होगी, कहीं आपको नैरेटिव लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे को बैलेंस करना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोर्स, उसने ये नहीं कहा कि एनी वन फॉर्म ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आर्गुमेंटेशन किस तरह करते हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह से करनी है वो मैं करके बताऊंगा। फिर है क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। देखिए तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऐसे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं आउटलाइन बनाने में आपको समझना है। जब मैं आउटलाइन बनाकर दिखाऊंगा आपको तो बाकायदा ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगा उसको। उसके बाद रेलेवेंस, जो आपकी आउटलाइन है उससे रेलेवेंस में होना चाहिए आपका ऐसे, और आउटलाइन और ऐसे दोनों रेलेवेंट होने चाहिए टॉपिक से, टॉपिक से हटना नहीं है आपने। तो रेलेवेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर एक टॉपिक से रेलेवेंट रहना है, नंबर दो आउटलाइन और ऐसे को रेलेवेंट रखना है, तीसरी चीज है क्लैरिटी, ठीक है। बाद औक़ात बच्चे ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं ग्रामर के जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि बात क्लियर नहीं हो पाती। बात को क्लियर करना जरूरी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियर, ठीक है। तो ये जनाब ऐसे राइटिंग का पेपर है। अच्छा इसमें एक चीज और बताता चलूं, जब मैं आपको आउटलाइन, तो सैंपल आउटलाइन जो मैंने प्रीवियसली बनवाई है वो भी दिखाऊंगा आपको। और अभी मैं एक काम और करूंगा, लैपटॉप से उठने से पहले, लेक्चर एंड होने के बाद विद इन एन आवर आपको मिल जाएंगे,
प्रीवियस ईयर्स में जो मैंने क्लासेस ली, तो क्लासेस मैंने ली है 2024 में, 2023 में, 2022 में, मैं उन क्लासेस, मेरे पास वो क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल है, मैं उन क्लासेस के लिंक्स आपको सेंड कर दूँ, ठीक है? अगली क्लास के बाद, आज नहीं, अगली क्लास के बाद मैं लिंक्स सेंड कर दूंगा। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा आने वाले में, क्योंकि प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स को, तो वो चीज़ें, ठीक है ना? तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, ठीक है? उसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं होगी। जो होता है 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 तो आपका वोकेबलरी का हो गया, 20 MCQs का। क्वेश्चन 2 है, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। प्रेसी राइटिंग, अच्छा ये वो पार्ट है जो मैं ऐसे राइटिंग वाले क्लास में भी करवाता हूँ। प्रेसी राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे वालों के लिए, ठीक है? तो जब ऐसे राइटिंग की क्लास होगी तो वहां मैं प्रेसी राइटिंग करवा रहा हूँ, तो दोनों क्लासेस की प्रेसी राइटिंग जो है कॉमन होगी, राइट? बाकी सारी चीजें अलग अलग। इसमें एक पैसेज दिया जाता है, जैसे ये पैसेज है 3 पैराग्राफ्स का है, तो प्रेसी करनी है, इसकी समरी करनी है इसकी, और इसका एक टाइटल सजेस्ट करना है, ठीक है? ये 20 मार्क्स का है। ये इस पेपर का मेजर क्वेश्चन में से एक है। 2 मेजर क्वेश्चन होते हैं, एक ये है। दूसरा मेजर क्वेश्चन जो है वो भी 20 मार्क्स का है। ग्रे की वोकेबलरी भी काम आ सकती है आपको, ऐसा बात आपसे कह रहे हैं। ये जो हम वोकेबलरी करेंगे ये उसी लेवल तक होती है ग्रे की। हम वोकेबलरी में ज्यादा मैं क्लासेस नहीं लूंगा, मैं ज्यादा क्लासेस बाकी चीजों पर लूंगा, जो 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? राइट? वोकेबलरी भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा किस तरह से वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है। तो मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे वोकेबलरी में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो चंद क्लासेस में वोकेबलरी की दूंगा तो आपको मजा आए। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं वोकेबलरी अलग से क्लासेस लगा दूंगा, वो चार्ज दूंगा, ठीक है? अलग से चार्ज दूंगा, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि वोकेबलरी ही अकेली बहुत ठीक ठाक टाइम ले लेती है। अच्छा, सेकंड मेजर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, ये है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये कहलाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रिपरेशन भी हमने करनी है डिटेल में, राइट? बड़ा मजेदार चीज है, 20 मार्क्स यूं मिल जाते हैं, इसमें 20 मार्क्स गेन करना मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई? तो इसके बाद, अच्छा ये नीचे चला गया, हाँ, एक मिनट, इसको नीचे गया, ये हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये उस पैसेज में से, ठीक है? उस पैसेज में से ये क्वेश्चंस हैं, और अगर आप गौर करें तो ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना? ये उस पैसेज में ही आंसर्स मौजूद है। अब उनको आंसर्स को किस तरह शेप अप करके मैंने लिखना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? लिखना पड़ेगा आंसर्स को, किस तरह मोल्ड करना है क्वेश्चंस के हिसाब से, वो मैं करके दिखाऊंगा। रेसिपी भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देकर आपको नहीं डालूंगा बोझ, मैं खुद करके दिखाऊंगा, फिर आपसे कहूंगा जब आप कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ये 10 मार्क्स का है, सेंटेंस करेक्शन। अच्छा, सेंटेंस करेक्शन के लिए आपकी ग्रामर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ देवर लाइंग इन द सन, अब यहाँ पे जाहिर है कि बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, लाइन की स्पेलिंग रॉन्ग है, LYING आना चाहिए, ठीक है? देवर लाइंग इन द सन हो जाएगा। इसी तरह से ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड, तो ये विदाउट का रॉन्ग यूज है, ठीक है ना? ये होगा ही विल नॉट कम अंटिल ही इज आस्क्ड, यहाँ अंटिल आना चाहिए। तो प्रेपोजिशंस का यूज, आर्टिकल्स का यूज, वर्ब की फॉर्म्स का यूज, यानी टेंसेस का यूज, और ये सारी स्ट्रक्चर्स जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे हमें आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें करवाएंगे, और जो फाउंडेशन के लेक्चर्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ उसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में करवाई जा चुकी है, तो वहाँ भी हेल्प मिलेगी आपको, यहाँ भी करेंगे हम तमाम चीज़ें, ताकि हमारा सेंटेंस करेक्शन बहुत अच्छा हो जाए। सेंटेंस करेक्शन के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पंक्चुएशन का है। पंक्चुएशन की क्लासेस डिटेल में लेनी पड़ेंगी हमें। पंक्चुएशन के लिए एक पैराग्राफ आता है, इसको पंक्चुएट करना होगा और कैपिटलाइज करना होगा, ठीक है? ये 5 मार्क्स का है। अच्छा, ये छोटे छोटे सॉलिड क्वेश्चन हैं, इनके सॉलिड मार्क्स हैं, ये आपको अपने जो है ग्रेड इंप्रूव करने में मदद देगा। ए पंक्चुएशन है, बी इसका जो है वो 5 मार्क्स का है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट preposition। prepositions जो है ये 8 दिए हुए, इन 8 में से 7 में आपने prepositions फिल करनी। तो prepositions हमें काफी डिटेल में करनी पड़ेंगी। prepositions एज एडवर्ब पार्टिकल्स भी डिटेल में करने होंगे, और prepositions एज एडवर्ब भी, जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं,
ठीक है, तो दोनों चीजें हमें डिटेल में करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज ओनली 5 ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस क्लियरली इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग्स। अच्छा, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए थे, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। जैसे दो वर्ड्स हैं, ब्रॉल एंड बॉल, जैसे एपिग्राम एपिग्राफ, है ना, ट्रिप है और ट्रिप है। तो अब ये पेयर्स है, तो ये पेयर्स कैसे यूज करने हैं, हर एक वर्ड का एक सेंटेंस बनेगा। यानी अगर 5 पेयर्स आप यूज करेंगे, यानी 10 सेंटेंसेस बनाएंगे। 5 पेयर्स को उठाएंगे, अब एक पेयर उठा लिया तो उसके दोनों वर्ड्स का एक एक सेंटेंस बनेगा। ठीक है, मैं अभी देख रहा था एकेडमी का एक बच्चा मुझे बता रहा था कि हमारे सर ने कहा है कि दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं, ये ब्लंडर है। दोनों में से किसी एक का भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेगा, जब आप एक वर्ड उठाया आपने ब्रॉड, इसका एक सेंटेंस बनाया, अगला वर्ड इसी पेयर का क्या है बॉल, उसका वर्ड आपने बना दिया। फिर आपने बनाया बामी एंड बामी, बामी जो है BARMY और बामी जो है BALMY। अब बामी का एक आपने सेंटेंस बनाया, फिर बामी का एक सेंटेंस बनाया, इस तरह से 10 सेंटेंसेस बनेंगे भाई 5 पेयर लेने से। ठीक, और इसके बाद जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, और मैं सबसे आसान बनाकर कराता हूँ, दैट इज ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश।